तो आज हम क्लियर करने जा रहे हैं अपना स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन। एडमिशन एंड कन्फेशन इन दोनों को देखेंगे हम। ठीक है। सेक्शन 15 से लेकर 25 तक के जितने भी प्रोविजन है एडमिशन या कन्फेशन के रिगार्डिंग वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है। सेक्शन 15 बात करता है एडमिशन की कि एडमिशन क्या होता है। तो एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल डॉक्यूमेंट्री एंड कंटेन किया था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। देखो एडमिशन क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है जो कि तीन तरीके से होता है, या तो ओरली हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, और तीसरा कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हो सकता है। ठीक है। जो क्या करता है, सजेस्ट करता है इन्फ्लुएंस एज टू एनी फैक्ट एंड इश्यूज और रेलिवेंट फैक्ट। किसी फैक्ट एंड इश्यूज या रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फ्लुएंस सजेस्ट की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये एडमिशन किया किसके द्वारा, कौन एडमिशंस देता है। तो एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हियर एंड आफ्टर मेंशन। ठीक है। तो वो जो भी पर्सन्स होते हैं या जिन भी सर्कमस्टांसेस के अंदर मेड किया जाता है वो आगे की जो प्रोविजंस है उनमें दे रखा है। तो एडमिशन क्या होता है, एज पर द सेक्शन 15 एडमिशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि कैसा हो सकता है, ओरली हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। जो क्या करता है, सजेस्ट करता है इन्फ्लुएंस एज टू एनी फैक्ट एंड इश्यूज और रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग। जो कि किसके द्वारा मेड किया था, किसी पर्सन के द्वारा। और कुछ सर्कमस्टांसेस, कौन सी सर्कमस्टांसेस होती हैं जिनमें वो स्टेटमेंट दिया जाता है, जो कि हमारी सेक्शन 16 17 18 के अंदर रेफर किया हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं एडमिशन किनके द्वारा दिया जाता है। तो इसमें 7 तरीके के पर्सन्स हैं जिनके द्वारा एडमिशन दिया जाता है। पहला बात करता है सेक्शन 16 बात करता है एडमिशन बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। एडमिशन दिया जाता है बाय द पार्ट मेड बाय द पार्टी। देखो स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय द एजेंट टू द सच पार्टीज whom the court regard under the circumstances of the case as expressly impliedly authorized by him to make them are admission। एडमिशन किसके, स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया जाता है, या तो पार्टी के द्वारा खुद दिया जाता है या उसके एजेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। एजेंट वो होगा जिसको कोर्ट ने क्या कर रखा है, अथोराइज कर सक अथोराइज किया हुआ है, या तो एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली अथोराइज किया है कि वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे सकता है। तो वो स्टेटमेंट्स क्या कहलाएंगे, हमारे एडमिशंस कहलाएंगे। ठीक है। सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है कि स्टेटमेंट और कौन पर्सन दे सकते हैं, स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी टू द सूट सुइंग और सूट इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। कैसे, एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के अंदर अगर कोई पर्सन क्या देता है, वो स्टेटमेंट देता है तो वो भी हमारे एडमिशंस माने जाते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या बोल रखा है कि एडमिशंस नहीं होंगे अनलेस दे वर मेड व्हाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। जब तक वो पार्टी जो है, जो कैरेक्टर होल्ड किए हुए है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है उसको होल्ड किए हुए है, तभी वो क्या दे सकती है, अपना स्टेटमेंट दे सकती है जिसको एडमिशन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। बिना वो कैरेक्टर होल्ड किए वो क्या नहीं दे सकती है, हमारा स्टेटमेंट नहीं दे सकती है, उसको हम एडमिशन नहीं मानेंगे। जब तक वो उस कैरेक्टर को होल्ड नहीं करती है ना, तब तक हम उसको क्या नहीं मानेंगे, एडमिशन नहीं मानेंगे। ठीक है। सेकंड के अंदर सबसेक्शन सेकंड के अंदर जो क्लॉज ए है वो बोलता है अ पर्सन हु हैव एन प्रोप्रिटरी एंड पिक्यूनरी इंटरेस्ट। अगर किसी पर्सन का प्रोप्रिटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट मैटर के अंदर, कोई सब्जेक्ट मैटर है जिसमें किसी पर्सन का क्या है, कोई इंटरेस्ट है, पिक्यूनरी हो सकता है या प्रोप्रिटरी इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है। प्रोसीडिंग के अंदर हु हु मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, कैरेक्टर ऑफ पर्सन इज सो इंटरेस्टेड। तो जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है उसके अंदर वो क्या करता है, उसी कैरेक्टर के अंदर जो इंटरेस्टेड कैरेक्टर है उसके अंदर अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो भी क्या माना जाता है, एडमिशन। पर्सन फ्रॉम whom the party to the suit has have derived their interest in the subject matter of the suit। कोई भी पर्सन है जिससे कोई भी पार्टी है जो सूट की, वो क्या करती है, अपने इंटरेस्ट को डराइव करती है। कोई थर्ड पर्सन है जिससे जो भी पार्टीज है सूट की, वो क्या करती है, अपने इंटरेस्ट को डराइव करती है, जो भी सब्जेक्ट मैटर का होता है सूट के अंदर वो भी। ठीक है। तो वो उस पर्सन का जो स्टेटमेंट होता है ना, वो भी क्या मानता है, एडमिशन माना जाता है। तो एडमिशन आर एडमिशन होता है इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट। जब वो कब बना है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट के टाइम पे बना है, और द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। तो ये क्या मानते हैं कि ये सारी की चीजें क्या मानी जाती है, हमारे एडमिशन कंसीडर किए जाते हैं। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि एडमिशंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारा जो सेक्शन 16 है ना, इससे 5 तरीके की चीजें बताई गई हैं कि एडमिशन कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो इनको हम एक बार देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि एडमिशन टू द पार्टीज, एडमिशन किसके द्वारा दिया जाएगा, पार्टी या उसके एजेंट जो होगा, जिसको ड्यूली ऑथोराइज किया जाएगा एक्सप्रेसली एम्प्लाइडली बाय द
कोर्ट के द्वारा जिसको ऑथोराइज किया गया है। ठीक है, और कौन बोल रहा है? दो तो हो गए, एक तो पार्टीज हो गई, एक एजेंट हो गया। तीन इसमें हो जाएंगे कि जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के अंदर है, तो जिसके जो सूट फाइल कर रहा है, जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल हुआ है, जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है। ठीक है, जब अगर कोई स्टेटमेंट वो देता है ना, तो जब वो उस कैरेक्टर को होल्ड करता है तभी वो क्या दे सकता है, वो कैरेक्टर वो क्या दे सकता है, वो एडमिशन दे सकता है, तभी वो एडमिशेबल होगा स्टेटमेंट। या फिर क्या बोल रखा है, फोर्थ बोलता है कोई भी पर्सन है जिसका कोई प्रॉपर्टरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, उस सब्जेक्ट मैटर से है, इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट मैटर के अंदर, तो उसके स्टेटमेंट जो क्या होगा वो एडमिशन होगा। और फिफ्थ बोलता है कि कोई भी पर्सन है जिससे क्या हुआ है, कोई भी पार्टी क्या करता है, डिराइव करती है अपने इंटरेस्ट, तो उस पर्सन का जो भी स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जैसे कि हमारा, हाँ नेक्स्ट है हमारा 17। 17 क्या बोलता है, द सेक्शन 17, oops, जो हो गया ये, द सेक्शन 17 ऑफ बाय द पर्सन हु, द सेक्शन 17 क्या बोलता है, एडमिशन बाय द पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट। मतलब जिसकी हम पोजीशन को, लाइबिलिटी को प्रूव करते हैं ना उसमें, सूट के अगेंस्ट में, या जो प्रोसीडिंग्स है उसमें उसकी पोजीशन को या लाइबिलिटी को जो प्रूव करते हैं, तो उस पर्सन का जो उसके पोजीशन या लाइबिलिटी के टाइम पे जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, इसमें रेलिवेंट होता है। तो ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इज, इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट। ठीक है, उसकी लाइबिलिटी और पोजीशन जो है उसको प्रूव करना जरूरी है अगेंस्ट द किसी पार्टी टू द सूट के। आर एडमिशंस, तो उन पार्टीज के द्वारा जो क्या दिए थे, एडमिशन दिए जाते हैं, इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू द सच पोजीशन और लाइबिलिटी। ठीक है, जो जो स्टेटमेंट दे रहा है ना, वो उसकी जो पोजीशन है या जो उसका लायबिलिटी है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, उसके द्वारा स्टेटमेंट होना चाहिए, जिससे कि उसकी लायबिलिटी को या उसकी पोजीशन को प्रूफ किया जा सके कि हाँ इस बंदे की लायबिलिटी है कि नहीं है। उसके अंगेंस्ट में जो स्टेटमेंट दिया जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है हमारा, इसमें रेलिवेंट होता है और एडमिशन होता है। इफ दे आर मेड वायलेट द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाई सच पोजीशन और इन द सच सब्जेक्ट टू द सच लायबिलिटी। वो स्टेटमेंट जब मेड किया गया हो, जब वो पर्सन जो दे रहा है, मेकिंग देम, जब वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो उस तरीके की पोजीशन को या उस लायबिलिटी को होल्ड किए हुए हो, उसकी ऑक्यूपेशन में हो, वो सारी चीजें ऑक्यूपाई किया हो सच पोजीशन को, और उस लाइबिलिटी के सब्जेक्ट में दे रहा हो कोई स्टेटमेंट, तब वो क्या होता है, रेलेवेंट होता है। जब उसकी हम किसी भी पोजीशन लाइबिलिटी को प्रूव करते हैं, तो जो भी पर्सन होल्ड किए हुए होता है उस पोजीशन को या लाइबिलिटी को, उसके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया था वो क्या माना जाता है, इसमें एडमिशन माना जाता है। जैसे इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन बोलता है कि एडमिशन में बी, सॉरी, ए, इलस्ट्रेशन बोलता है, सॉरी, ए अंडरटेक्स और टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए क्या करता है, रेंट कलेक्ट करता है बी के लिए। बी सीव करता है फॉर नॉट कलेक्टिंग द रेंट ड्यू फ्रॉम द सी टू बी। ठीक है, बी ए के ऊपर सूट फाइल करता है कि उसने जो है सी से, जो बी के लिए रेंट कलेक्ट करना था सी से, वो उसने कलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, एंड ए डिनाइज दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। लेकिन ए क्या कर देता है, मना कर देता है कि ए सी के ऊपर इस तरीके का कोई भी रेंट ड्यू नहीं है बी के लिए। तो ए का स्टेटमेंट जो होगा बाय सी, ए अ स्टेटमेंट, सॉरी, ए नहीं, अ स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओन्ड। ए ने कोई स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट क्या है कि ही ओन्ड बी रेंट इन इज एन एडमिशन। अब उसका जो एडमिशन है ना, उसकी लाइबिलिटी यहाँ पोजीशन को यहाँ प्रूव करने के जो स्टेटमेंट दे रहा है वो, कि उसकी लाइबिलिटी है उसके रिगार्डिंग, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। सी दैट ही ओन बी रेंट इन इज एन एडमिशन, कि उसके पास में, जैसा कि ए ने बोला कि उसके पास कोई ड्यू रेंट नहीं है, लेकिन सी बोलता है कि नहीं, मेरे ऊपर उसका रेंट है, एंड इज रेलिवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ए। तो ये जो क्या हो जाएगा, जो भी ए का स्टेटमेंट था कि उसको डिनाई कर दिया है, रेंट नहीं है उसके ऊपर, तो ये उसके स्टेटमेंट के क्या हो जाएगा, अगेंस्ट में रेलिवेंट हो जाएगा। इफ ए डिनाइज दैट, अगर ए ने जब डिनाइड कर दिया था कि नहीं सी इस तरीके का कोई भी रेंट ओ नहीं करता है, एज पर द अगेंस्ट द बी के अगेंस्ट में सी इस तरीके का कोई भी रेंट ओ नहीं करता है, अगर ये स्टेटमेंट ए के द्वारा दिया गया था, तो जो सी का स्टेटमेंट है ना, उसकी जो लाइबिलिटी को शो कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, इसमें एडमिशन हो जाएगा। देखो 18 क्या बोलता है, एडमिशन बाय द पर्सन जो कि एक्सप्रेसली रेफर टू द पार्टी टू द सूट, स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन टू whom a party to the suit
पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड करती है फॉर द इंफॉर्मेशन के लिए इन रेफरेंस टू द मैटर इन डिस्प्यूट और एडमिशन। देखो, कोई भी स्टेटमेंट उस पर्सन के द्वारा दिया गया है जिसको पार्टी टू द सूट रेफर करती है कि उस बंदे के पास में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो उस बंदे ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसने जो भी स्टेटमेंट मेड किया है वो क्या माना जाएगा, हमारा एडमिशन माना जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन बोलता है, द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड, कि जो ए ने बी को जो घोड़ा बेचा है, क्या वो साउंड माइंड है कि नहीं। ए से टू बी, गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट, सीज स्टेटमेंट इज एन एडमिशन। ए क्या बोलता है बी को कि आप सी से जाके पूछिए, क्योंकि सी सॉरी, क्योंकि सी जो है उसके बारे में उसको सारी नॉलेज है, क्योंकि वही उसकी देखभाल करता है घोड़े की, तो उसको सारी उसके बारे में जानकारी है, तो आप सी को ज्यादा के पूछिए। तो या इन्फॉर्मेशन के लिए किसको रेफर किया है, सी को रेफर किया है, तो जो सी का स्टेटमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, एडमिशन माना जाएगा। देन नेक्स्ट क्या बोलता है 19, प्रूफ ऑफ द एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन बिहाफ ऑन और ऑन देयर बिहाफ। देखो, एडमिशन को प्रूफ कौन कर सकते हैं, उस पर्सन के अगेंस्ट में प्रूफ कर सकते हैं जिसने उस एडमिशन को दिया है। ठीक है, देखो किस तरीके से, कि एडमिशंस आर रेलिवेंट, एडमिशन रेलिवेंट होते हैं एंड मे बी प्रूव्ड किए जा सकते हैं एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक देम, जिस पर्सन ने एडमिशंस दिए हैं उसके अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जो ऊपर वाला इलस्ट्रेशन पढ़ा था, तो जो मैं इसमें सी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको हम सी के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं, अगर वो इंसॉल्वेंट नहीं होता है, मतलब साउंड माइंड नहीं होता है वो घोड़ा, तो हम इसको सी के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं उस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो जिसने उस स्टेटमेंट को दिया होता है उसके अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं, और जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट रहेगा उसके में कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ द पर्सन हु मेक देम, लेकिन वो उस पर्सन के द्वारा प्रूफ नहीं किया जाएगा, और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक देम, जिसने उस स्टेटमेंट को बनाया है वो अपने खुद से प्रूफ नहीं करेगा वो उसको, और अपने बिहाफ पे प्रूफ नहीं करेगा। ठीक है, ना ही उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट करेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस नेमली, लेकिन कुछ केसेस ऐसे दे रखे हैं जिनमें हम स्टेटमेंट को वो पर्सन क्या कर सकता है, प्रूफ कर सकता है। ठीक है, देखो इसमें पहला क्या बोल रखा है कि कोई भी अगर डाइंग डिक्लेरेशन होती है, जैसे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी पर्सन ने क्या दिया, कोई स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट देने के बाद में उसकी अगर डेथ कॉज हो जाती है, तो वो स्टेटमेंट किया जा सकता है उसके फेवर में, या फिर उसके लिए प्रूफ किया जा सकता है, वो अपने अपने बिहाफ पे क्या कर सकता है, उसके बिहाफ पे कोई भी उसके रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था और ये सारी चीजें उसके अगेंस्ट में हुई थी। ठीक है, डैंग डिक्लेरेशन वाला। दूसरा बोलता है कि कोई भी स्टेट ऑफ माइंड के रिगार्डिंग, उसकी एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि अकम्पनाई करता है उसकी कंडक्ट को, ठीक है, तो वो जो कि रेंडर करते थे ना, फॉल्स फॉर इम्प्रोबेबल बता रहते थे, तो जो स्टेट ऑफ माइंड की को उसकी को एग्जिस्टेंस को बता रहा है ना, कि जो भी पर्सन ने उसको स्टेटमेंट को दिया है वो एग्जिस्ट करता था उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडीली फीलिंग के टाइम पे, तो वो क्या माना जाएगा हमारा, वो भी उसको भी प्रूव कर सकते हैं एडमिशन को उस पर्सन के द्वारा जिसने उस स्टेटमेंट को दिया है। एंड थर्ड बोलता है इसमें कि एन एडमिशन में बी प्रूव्ड, कि कोई भी एडमिशन जो प्रूव किया जा सकता है अगर वो रेलिवेंट है, अदरवाइज देन इन देयर एन एडमिशन, एडमिशन के अलावा अगर और सारी सिचुएशन में अगर वो रेलिवेंट है, तो वो क्या माना जाएगा हमारा, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव किया जा सकता है उस पर्सन के द्वारा जिसने उसको मेड किया है। देखो इसको भी देखते हैं। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, जिसने भी उसको दिया है ना, तो वो क्या कर सकता है, प्रूव कर सकता है उसको, व्हेन इट इज सच ऑफ अ नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इज इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 26 के अंदर वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, जिस पर्सन ने उसको स्टेटमेंट को क्या दिया, एडमिशन एडमिशन को प्रूव किया या दिया है, उसके लिए वो प्रूव कर सकता है उसको, व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडी। ठीक है, जब वो एग्जिस्टेंस करता है स्टेटमेंट जो है किसके बारे में है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी के बारे में है, और किसके रिगार्डिंग है, वो स्टेट रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्टर इश्यूज के रिगार्डिंग है, और मेड किया गया है एट और अबाउट द टाइम वेदर सच स्टेट ऑफ माइंड बॉडी एग्जिस्ट करती हो, जब वो एग्जिस्ट करती है तभी कोई स्टेटमेंट दिया गया है, एंड इज अकम्पनाइड बाय द कंटेक्ट रेंडरिंग इज फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो अब जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया वो क्या कर सकता है, इसको प्रूव कर सकता है बाय खुद से कर सकता है, या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन कर सकता है। एडमिशन में भी प्रूफ, थर्ड बोलता है एडमिशन में भी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन, अगर वो एडमिशन के अलावा अगर बहुत सारी जो अदर सिचुएशंस होती हैं उनमें अगर वो रेलिवेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं जिस पर्सन ने उसको स्टेटमेंट को मेड किया है।
ठीक है। अब देखो इसमें इलस्ट्रेशंस है। जैसे पहला बोलता था क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर अ सर्टेन डीड इज फॉल्स्ड और नॉट। ठीक है। ए अफर्म दैट इट इज अ जेन्युइन, ए बोलता है कि ये जेन्युइन है, बी बोलता है कि ये फॉल्स्ड है। तो ए जो है क्या करेगा, मे प्रूव करेगा स्टेटमेंट बाय द बी। बी ए जो है बी के स्टेटमेंट को प्रूव करेगा कि ये, बी तो बोलता है कि फॉल्स्ड है, तो ए ये प्रूव करेगा कि ये नहीं, फॉर ये क्या नहीं है, जेन्युइन है। तो ये अंगेस्ट किसके अंगेस्ट में देगा, ये बी के अंगेस्ट में देगा, जो भी प्रूव करेगा बी के अंगेस्ट में देगा। ठीक है। दैट अ गुड डीड इज अ जेन्युइन, कि जो भी डीड है वो कैसी है, जेन्युइन है। ठीक है। एंड बी जो है वो प्रूफ करेगा अगेंस्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करेगा बाय ए के द्वारा। बी का जो स्टेटमेंट है वो ए के द्वारा प्रूफ किया जाएगा दैट डीड इज अ फॉल्ट, बट दे कैन नॉट प्रूफ आर स्टेटमेंट बाय हिम दैट। लेकिन वो एक दूसरे के स्टेटमेंट को खुद से प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे ए नहीं बोल सकता कि मेरा मानना ये है कि जेन्युइन है, और वो उसके रिगार्डिंग वो दे नहीं, वो उसके उसके जो अगेंस्ट में है वो सारे एविडेंसेस देगा। ठीक है। बी के अगेंस्ट में, एंड बी जो है ए के अगेंस्ट के जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रूव करेगा। देखो ए बोलता है, ए कैप्टन ऑफ द शिप इज ट्राइड फॉर द कास्टिंग हर अवे, एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप was टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। द प्रोड्यूस A produced a book kept by him in the ordinary course of a business, showing the observation alleged to have been taken by him from day to day, and indicating that the ship was not taken out for her proper course। So उसको बाहर नहीं ले गया था। A may prove these statement because they would be admissible between the third party if he were dead अंडर द क्लॉज बी ऑफ 26 के अंदर क्या हो जाएगा, ये रेलिवेंट हो जाएगा। कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी काम किया गया, उसने एंट्री वगैरह की है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी इसमें एडमिशन के तौर पर मानी आ जाएंगी। 26 क्या बोलता है, इज अक्यूज ऑफ क्राइम कमिटेड बाय हिम एट द कोलकाता में कोई क्राइम कमिट किया गया उसके द्वारा, ऐसा आरोप है उसके पास। ही प्रोड्यूस्ड अ लेटर रिटन बाय हिमसेल्फ, एक वो लेटर प्रोड्यूस करता है हिमसेल्फ जो उसने लिखा है, एंड डेटेड एज एट चेन्नई ऑन दैट डे। उस पर डेट लिखी गई है कि वो चेन्नई में था उस टाइम पे, उस डेट पे, ऑन दैट डे, एंड बियरिंग द चेन्नई पोस्ट मार्क ऑफ दैट पर डे। उस दिन का क्या है उसके पास में, पोस्ट मार्क है उस दिन का। द स्टेटमेंट इन द डेट ऑफ द लेटर इज एडमिशेबल, जो स्टेटमेंट होगी ना डेट ऑफ लेटर की, वो क्या मान जाएगी, एडमिशन मानी जाएगी। बिकॉज इफ ए वर डेड, अगर ए की डेथ हो जाती है तो इट वुड बी एडमिशेबल हो जाएगा 26 उसके अंदर, बी के अंदर कोर्स ऑफ बिजनेस में चीजें हो रही हैं। ठीक है। डी क्या बोलता है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग देम टू बी स्टोलन, ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। ठीक है। वो ऑफर देता है कि मैं जो है इनको क्या करूंगा, सेल करेगा जो वैल्यू है उससे बिलो। ए में प्रूव दीज स्टेटमेंट दो दे आर एडमिशन बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी। अब ये क्या माने जाएंगे, हमारे स्टेटमेंट माने जाएंगे क्योंकि ये कैसे एक्सप्लेनेटरी नेचर के हैं, जो कंडक्ट को शो करते हैं, इन्फ्लुएंस हो रहा है जो कि फैक्टरी इश्यूज से। ठीक है। एक्सप्लेनेटरी मीन्स जो किसका सबसेक्शन जो फर्स्ट थर्ड था उसके अंदर इस पर हो जाएगा। ए बोलता है कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ fraudulently having in his possession counterfeiting currency which he knew to be counterfeiting, जहाँ उसको पता है कि ये कैसी है, काउंटरफेट है। he offered to prove that he is a आस्क्ड अ स्किलफुल पर्सन। अब वो ये बोलता है कि उसने ऑफर दिया कि उसने प्रूफ किया, मतलब किसी से प्रूफ करवाया था कि जो स्किलफुल एग्जामिन होता है इन करेंसी का, उसको जब डाउट हुआ तो उससे क्या करवाया उसने, और जो भी एग्जामिनर था उससे, स्किलफुल जो था उससे इसका एग्जामिन किया कि इट वाज अ काउंटरफेट और नॉट, एंड दैट पर्सन डिड एग्जामिन इट एंड टोल्ड हिम दैट इट वाज अ जेन्युइन। तो उसने उसको बताया कि ये जेन्युइन है। तो ए में प्रूव दीज फैक्ट्स, तो ए क्या कर सकता है अब, इट्स फैक्ट को क्या कर सकता है, प्रूव कर सकता है। तो उसके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा ना एग्जामिनी के द्वारा, वो क्या हो जाएगा इसमें रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट 20 में क्या बोल रखा है, देखो 20 में बोल रखा है, इजी इजी से दोनों जने, कि ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट अलाउड अनलेस एंड until the party to the proposing to the prove that they shows that he is entitled to give the secondary evidences of the content of document under the herein circumstances contained, and unless the genuineness of the document produces a question। ठीक है। इसमें यह बोल रखा है कि किसी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम दे सकते हैं जब कोर्ट ने हमको एंटाइटल कर दिया है कि आप सेकेंडरी एविडेंसेस को पेश कर सकते हो, तब हम कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दे सकते हैं, या फिर उसकी जेन्युइननेस जो है वो क्वेश्चन के अंदर आ गई है तो हम दे सकते हैं। तो 21 क्या बात करता है, एडमिशन द सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट कब होता है, तो सिविल केसेस में नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ इट इज मेड आइदर अपॉन द एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट
इज नॉट गिवन, अगर वो पहले से क्या कर लेते हैं, एक्सप्रेस कंडीशन दे एक्सप्रेस कंडीशन लगा देते हैं कि हम क्या नहीं करेंगे, दोनों पार्टीज का देंगे अपना एविडेंसेस नहीं देंगे, एंड अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फ्लुएंस दैट, और इन सर्कमस्टांसेस अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज ने जो है एग्री कर लिया है टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन, कि इस तरीके के एविडेंस क्या नहीं दिए जाएंगे, कोर्ट के अंदर पेश नहीं किए जाएंगे। ठीक है। अब ये जो सेक्शन है ना, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, जो एडवोकेट्स होते हैं, जो कि एविडेंसेस देने के लिए क्या होते हैं, कंपेल किया था जिनको एविडेंसेस देने के लिए, सेक्शन 131 के अंदर सबसेक्शन 1 और 2 के अंदर दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा कन्फेशन। एक एडमिशन में एक और सेक्शन रह गया, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। 25 ये बोलता है, 25 कि एडमिशंस जो होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते, बट मे बी एस्टॉपल। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, क्या नहीं होते, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते ऑफ द मैटर एडमिटेड, बट दे मे बी ऑपरेट एज अ एस्टोपल, लेकिन उनको एस्टोपल की तरह इसको यूज किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है अंडर द प्रीवियस हियर एंड आफ्टर सर कंटेंट जो किया गया है। ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि जो कंक्लूज एडमिशन जो होता है ना, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, कि एडमिशन जरूरी नहीं है कि जो एडमिशन दिया गया है वो एडमिशेबल भी हो। ठीक है। जो भी एडमिशन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो एडमिशेबल भी हो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो और उनके बेसिस पे हम क्या नहीं कर सकते, किसी भी एक फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है। लेकिन उनको एस्टॉपर हो सकते हैं, कि जो भी व्यक्ति ने एक बार स्टेटमेंट दे दिया, वो उस बात से क्या नहीं कर सकता, मुकर नहीं सकता उसको, तो उससे क्या नहीं सकता, वो बैकअप नहीं ले सकता, उससे बैक नहीं हो सकता। ठीक है। अब चलते हैं हम 22 में। 22 में क्या बोलता है, कन्फेशन के बारे में इसमें बोल रखा है, जैसे कन्फेशन कॉज्ड इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोवर्जन और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ए कन्फेशन मेड बाय अक्यूज्ड पर्सन, कन्फेशन किसके द्वारा दिया जाएगा, अक्यूज्ड पर्सन के द्वारा दिया जाएगा। ये इररिलेवेंट होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी कन्फेशन इंड्यूसमेंट से दिया गया है, या थ्रेट से दिया गया है, या कैसे दिया गया है, कोहर्जन से दिया गया है। ठीक है। या फिर चौथा कौन सा है, प्रॉमिस। ठीक है। ये है प्रॉमिस वाला, न्यू ऐड हुआ है। इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोहर्जन और प्रॉमिस में अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो वो कन्फेशन नहीं माना जाता एज पर द लॉ। हैविंग रेफरेंस टू द चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, having reference to the charges against the accused person, proceeding from person in authority and sufficient and authority in sufficient is opinion that, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि देखो कन्फेशन जो कि इसके द्वारा दिया गया है किसी एक्यूज पर्सन के द्वारा, वो इरेलीवेंट हो जाता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अगर वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कोहर्जन उसमें है। हैविंग रेफरेंस टू द चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, प्रोसीडिंग फ्रॉम अब पर्सन अथॉरिटी, जो भी प्रोसीडिंग्स होगी पर्सन अथॉरिटीज के द्वारा होगी, एंड सफिशिएंट होगी इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट दैट टू गिव द अक्यूज पर्सन ग्राउंड ऑन विच द appear to him reasonable for the supposing that by making it would gain any advantage or avoid any evil of temporal nature in reference to the proceeding against him। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो भी अक्यूज पर्सन हैं जिनको अपियर होने के लिए हमने रीजनेबल जो भी सस्पेंस रीजनेबल किया गया फॉर द सपोजिंग दैट, ये क्या हो सकता है, गेन हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है, और अवॉइड कर सकते हैं जो भी इलविल होगा, टेम्पोरल होगा उसके लिए। ठीक है। तो इसमें से सीधा सा याद रखना है कि कन्फेशन कौन से रेलेवेंट होते हैं। जनरली कन्फेशन रेलेवेंट होता है, लेकिन अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोहर्ट्स, प्रॉमिस का है, और जिसको किसके द्वारा बनाया गया है, किसकी प्रेजेंस में बनाया गया है, पर्सन अथॉरिटीज की प्रेजेंस में बनाया गया है, और ऐसे स्टेटमेंट से वो क्या लेना चाहते हैं, कोई गेन और एडवांटेज लेना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी एनी इवल और टेम्पोरल नेचर का जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह उसको क्या कर सके, उसको खत्म कर सके, या फिर उसका एडवांटेज ले सके उस चीज का। ठीक है। प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट इफ द कन्फेशन इज अ मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, अगर उसमें से जो भी इम्प्रेशन है कन्फेशन के साथ में जो इम्प्रेशन आ रहा है उसको अगर हटा दिया जाए, सच एज इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस और कोहर्जन को, तो जो ओपिनियन है द कोर्ट का बीन फुली रिमूव्ड, इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ओपिनियन में क्या हो जाएगा, फिर वो फुल्ली तरीके से रिमूव्ड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेलिवेंट हो जाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, जो कन्फेशन जो दे रहे हैं उसमें अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट या कोअर्जन प्रॉमिस है, तो अगर कोर्ट को लगता है कि उसको फुल्ली रिमूव कर दिया जाएगा, तो वो फैक्ट क्या हो जाएगा, हमारा कन्फेशन क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा।
प्रोवाइजो फर्दर दैट दे रखा है कि इफ द सच कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट, अदरवाइज तो रेलिवेंट है, इट डज नॉट बिकम इररेलेवेंट। अब ये इररेलिवेंट नहीं हो जाता, मतलब रेलिवेंट रहेगा मेयरली बिकॉज इट वाज मेड अंडर द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पे मेड किया गया है ये, ठीक है। और in consequence of the deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it। या फिर क्या हुआ है, देखो कोई भी क्या किया है, कोई consequences of deception practice किया गया है accused person को for the purpose of obtaining it का, कोई भी purpose obtain करने के लिए उसके साथ में क्या है, deception practice किया गया है। और when he was a drunk, जब वो drunk है, और because it was made in the question answer to the question which ही नीड नॉट टू बी आंसर्ड, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जिसकी उसको जरूरत नहीं है उसके आंसर देने के लिए। वेट वॉट एवर मे हैव बीन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस, और बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न, उसको वार्न नहीं किया गया था कि आप जो बाउंड नहीं है कन्फेशन देने के लिए, एंड दैट एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम। तो ये चीजें क्या हो जाती है हमारी, इररेलेवेंट नहीं हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के बेसिस पे, या फिर उसमें डिसेप्शन प्रैक्टिस किया जा रहा है, उस वो ड्रैंक है, ठीक है, या फिर वो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इसको कंपेल नहीं कर सकते जिनका वो नहीं दे सकता है, नहीं देना चाहता हो। वट एवर मे बी द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, कोई फॉर्म हो सकती है, बिकॉज ही वॉज नॉट वॉन्ट, या फिर उसको वॉर्न नहीं किया गया है कि आप इस तरीके से ये क्या नहीं बाउंड नहीं है ऐसा कोई कन्फेशन देने के लिए, उसको वॉर्न नहीं किया गया था कि आप ऐसा कोई कन्फेशन मत दीजिए, ठीक है, आप बाउंड नहीं हो। अब इसके आगे क्या बोलता है, सेक्शन 23 बोलता है कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर। तो फर्स्ट बोलता है इसमें सबसेक्शन कि नो कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। कोई भी पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया गया है वो क्या माना जाएगा, पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया है वो अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, तो कोई भी उसको क्या नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते उस कन्फेशन को, ठीक है। 22 बोलता है नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज इन कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर अनलेस इट इज इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। देखो अगर हमें कोई कन्फेशन लेना है, किसी पर्सन का स्टेटमेंट लेना है, तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बोल रखा है कि नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन, कोई भी कन्फेशन है किसी पर्सन के द्वारा, ठीक है, वो क्या पर्सन कस्टडी में है, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, तो वो जो कन्फेशन है वो प्रूफ नहीं कर सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट में। अगर वो इमीडिएट प्रेजेंस में, मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में अगर वो कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, अदरवाइज उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। प्रोवाइजो क्या बोल रखा है कि व्हेन द फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज टू डिस्कवर न्यू consequences of information received from a person accused of an offense in the custody of the police officer, so much of such information whether it amount to a confession or not as related distinctly to the fact discovered may be proved। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है जिससे किसी भी डिपो जो भी इंफॉर्मेशन है वो अगर उससे रिसीव्ड हो रही है, डिस्कवर हो रही है कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि अक्यूज पर्सन के रिगार्डिंग है, ठीक है, इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, अगर वो पर्सन क्या है कस्टडी में है पुलिस ऑफिसर की में, ठीक है, एंड ऑल मच ऑफ द सच इन्फॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट टू द कन्फेशन और नॉट इज डायरेक्टली इज देखो इसमें क्या बोल रखा है, सीधी सी बात इतनी है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देता है बंदा किसी किसके, कोई पुलिस ऑफिसर पुलिस कस्टडी में है, कोई भी पर्सन अक्यूज है जो पुलिस कस्टडी में है, अगर वो किसी भी उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है जिससे कोई डिस्कवरी हो रही है, तो जितनी डिस्कवरी हो रही है उतना इसका कन्फेशन क्या हो जाएगा, जो भी स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा, चाहे वो कन्फेशन हो चाहे नहीं हो, उतनी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी उसकी रेलिवेंट हो जाएगी जिससे कि हम उसको प्रूव कर सकते हैं, मतलब उतना ही जिससे कि वो क्या हो सकता है, डिस्कवरी हो सकती है फैक्ट्स की जो कि रेलिवेंट है, ठीक है। 24 में बोल रखा है कि कन्फेशन और कन्फेशन द प्रूव्ड सॉरी कंसिडरेशन ऑफ द प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग द पर्सन मेकिंग इट और अदर ज्वाइंटली अंडर द ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंसेस। इसमें बोल रखा है कि कोई भी कन्फेशन अगर जब दिया जाता है, जब ज्वाइंट ट्रायल चल रही है टू और मोर पर्सन की, अक्यूज पर्सन की क्या चल रही है, ज्वाइंट ट्रायल चल रही है, एंड द कन्फेशन मेड किया गया है किसी एक पर्सन के द्वारा जो कि अफेक्टिंग करता है हिमसेल्फ को और अदर पर्सन को। जब जॉइंट ट्रायल चलती है तो जितने भी उसमें पर्सन्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रति या फिर अपना जो खुद का स्टेटमेंट देते हैं उससे खुद तो वो अफेक्ट होते ही हैं बल्कि दूसरे पर्सन भी उससे अफेक्ट होते ही हैं। द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन, तो कोर्ट क्या करेगा उसको कंसिडरेशन में लेगा उस कन्फेशन को एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक द सच कन्फेशन, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा उस कन्फेशन को
उस पर्सन के अगेंस्ट में भी इस्तेमाल करेगा जिसने स्टेटमेंट दिया है, और अदर पर्सन जो भी जॉइंट ट्रायल में है उनके अगेंस्ट में इसको यूज करेगा। इसमें एक्सप्लेनेशन बोल रखी है, ऑफेंस क्या होती है, एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड अबेटमेंट और अटेम्प्ट जो होता है वो होता है। सेकंड बोलती है इसमें अ ट्रायल ऑफ मोर पर्सन देन वन आर हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन हु वाज एब्सकॉन्डेड और who fails to comply with the proclamation issued under 84 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता shall deem to be the joint trial, उसको भी हम क्या मानेंगे, joint trial मानेंगे for the purpose of this section। देखो जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन है कि ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड, जॉइंट ट्रायल हो रही है इनकी फॉर द मर्डर ऑफ द सी। इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड, अगर ये प्रूव्ड हो जाता है कि ए ने कहा है कि बी एंड आई मर्डर्ड सी, तो द कोर्ट में कंसीडर करेगा इफेक्ट ऑफ द कन्फेशन अगेंस्ट बी, बी के अगेंस्ट उसको क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, जैसे कि इसमें बोल रखा है ए इज ऑन द हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, ए की ट्रायल चल रही है कि उसने क्या किया, सी का मर्डर किया। देयर इज अ एविडेंस और टू शो दैट शी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी। अब यह कुछ एविडेंस ऐसे दिखाई देते हैं कि इसने मर्डर किसने किया है, ए एंड बी ने किया है। तो ठीक है, एंड दैट बी सेड आई ए एंड आई मर्डर्ड सी। अब ए बी क्या देता है, अपने को स्टेटमेंट देता है कि मैंने और ए ने क्या किया है, सी का मर्डर किया है। तो स्टेटमेंट मे नॉट टेक इनटू द कंसिडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए एज बी इज नॉट बीइंग जॉइंटली ट्रायल, क्योंकि उनके दोनों की जॉइंटली ट्रायल नहीं थी। तो एज पर द सेक्शन 24 वो क्या नहीं माने जाएंगे, उनको उस स्टेटमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा एज ए एडमिशन की तरह। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो चुका है, हमारा एडमिशन और कन्फेशन क्लियर हो चुका है। कोई भी चीज़ नहीं आई हो समझ में तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।